चलिए, तो ब्रेक के बाद वापस से रिज्यूम करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग देख चुके थे, बात चल रही थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उसी पैटर्न को आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे ट्राई करके बताओ, ये वाला। 1/2x+5 का क्यूब होल क्यूब dx। अगेन सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा 2x+5 को थोड़ी देर के लिए नया वेरिएबल बोल देंगे u। फिर du/dx कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से अब देखो, इसके बाद एक काम करना है आपको। ऐसा समझो कि अगली बार से हम लोग इतना ना लिखते हो, डायरेक्ट ऐसा लिखते चलेगा, du = 2dx+5 का 0। तो यहाँ से dx कितना आएगा, थोड़ा ट्राई करना, आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्टली भी। dx हो जाएगा du/2। एक ये देखो और एक ये देखो, और रख दो उसको क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बताओ? इसके बाद ये हो जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर -3 du। 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर -3 कितना हो जाएगा? -3 + 1, -3 + 1। प्लस सी तो आता ही रहेगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना हो जाएगा ये? u की पावर -2 मतलब 1/u²। और ये हो जाएगा नीचे -4, तो -1/4u²। पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये u कितना था? 2x+5, और प्लस सी एज इट इज। ये आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए था। हाँ, देखो एक्चुअली क्या है, फॉर्मूले से कर सकते हैं। जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b की पावर n वाला, मैं उससे अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, वो फॉर्मूला आता है इसी मेथड से है। मैं आपको इसके बजाय एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा आगे। मैं चाहता हूँ कि आपको अभी से थोड़ा आइडिया लग जाए उस जनरल फॉर्मूले का। मैं आगे आपको जनरल फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इस सीक्वेंस में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी तो ठीक है, अपनी जगह पर है, बट इस मेथड से करूँगे अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी आप लोगों की इससे। ठीक है, बाकी तो फॉर्मूला लिखा हुआ ही है हमने, वो भी यूज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो आप।
पर वो फॉर्मूला ले देंगे, आता तो इसी मेथड से है ना। कर लो नोट जल्दी से। स्टार्टिंग वाला अगर आपका कुछ मिस हो गया तो हम लिखवा देंगे, अगर स्टार्टिंग आपकी मिस हो गई तो हम नोट करवा देंगे, अभी तो चिंता मत करो, अभी तो आगे का नोट करो। और अगर आपका कोई स्टार्टिंग मिस हो गया था स्टार्टिंग के 5-10 मिनट का, तो हम नोट करवा देंगे क्लास के एंड में। ठीक है, लास्ट के 5 मिनट्स हमको नोट करवा देंगे। अभी इसको पहले अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हम कंप्लीट करवा देंगे। चलो अब और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करवाता हूँ मैं आपको इसके। 2-3 क्वेश्चंस में आपको एक आइडिया तो लग गया है इसका। ठीक है, अभी जैसे आपने साइन के लिए किया था ना, मुझे एक और क्वेश्चन करके बताओ। आपको एक क्वेश्चन ट्राई करके बताना है मुझे, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx, ये करके बताओ। कोई बात नहीं, लाओ मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 3x को सब्सटीट्यूट करूंगा मैं u, मतलब u इक्वल टू 3x, ये दिख रहा है 3x, ये अंदर का 3x दिख रहा है सबको। इस 3x को देखो, इसको मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ u। तो लेट अस अज्यूम कि 3x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए u है, क्योंकि हमें cos u का इंटीग्रेशन पता है, राइट। cos x का क्या cos u का पता है, इसलिए 3x को मैं थोड़ी देर के लिए u बोल देता हूँ। डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 3 dx इक्वल टू डी यू, या फिर dx इक्वल टू डी यू बाय 3। इसको उठाओ और इसको उठाओ, और इन दोनों को रख दो अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा ये, मैं नीचे लिख देता हूँ, cos 3x dx। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख दूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x की जगह u और dx की जगह du बाय 3। 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos u du। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, सही है ना। cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूं साइन ऑफ u, और ये 1/3 एज इट इज, पर u है कितना, ये, और c एज इट इज आ जाएगा। चेन रूल नहीं लगता यहाँ पर, चेन रूल मैंने बताया ना डिफरेंशिएशन का होता है, वो इंटीग्रेशन का चेन रूल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप चेन रूल से इंटीग्रेट कर सकते हो, वो डिफरेंशिएशन के लिए एप्लीकेबल होता है, चेन रूल यहाँ नहीं लगाते।
अच्छा, मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं तो शायद थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्लियर कर लोगे उसको, मतलब एफर्ट लगा लोगे थोड़े से, अगर मैं आपको कोई नई चीज़ बता दूं इसमें आप। चलो ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ एक बार, देखना कोशिश करना समझ में आ जाए। लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर बताते हैं। चलो, अब रूल ये बोलता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको पता है, मान लो कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पता है, तो इस केस में अगर एफ ऑफ एक्स की जगह कभी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, मतलब वही इंटीग्रेशन चलेगा, बस ये जो एक्स के साथ वाला टर्म होता है ये यहाँ आ जाता है। और ये आप देख ही रहे हो इतनी देर से, क्वेश्चंस में ही देख रहे हो। इसका प्रूफ पता है क्या है? यही तो आप पढ़ रहे हो इतनी देर से, देखो प्रूफ। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी को यू बोल देते हैं, तो डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, ए डी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू डी यू। तो डी एक्स कितना, डी यू बाय ए। अब मुझे बताओ कि आपको जो ये इंटीग्रेशन निकालना है, ये जो इंटीग्रेशन निकालना है, इसको क्या लिखोगे आप? इसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ यू। देखो ए एक्स प्लस बी यू है, एफ ऑफ यू इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी यू बाय ए। अब वन बाय ए तो क्या है, कांस्टेंट है। वन बाय ए क्या है, कांस्टेंट है। तो वन बाय ए तो बाहर आ गया, क्या बचेगा अंदर, एफ ऑफ यू डी यू। अब बताओ एफ ऑफ यू डी यू कितना होगा, जब आपको लिखा है कि ये इतना होता है, तो एफ ऑफ यू डी यू हो जाएगा जी ऑफ यू। राइट, एक्स की जगह यू लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगा जी ऑफ यू, 1/a जी ऑफ यू। पर यू कितना था, यू था ए एक्स प्लस बी, वो सी तो आना ही है। ये तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया जो हम बता रहे थे। समझ लगेगी इन सब चीज़ों में, मेहनत लगेगी, समझ लगेगी। प्रोसेसिंग पावर देखते हैं आपके ब्रेन की कितनी है। i3 है, i5 है, i7 है, किस टाइप का प्रोसेसर है आपके ब्रेन में लगा हुआ, ये इस बात पे डिपेंड करेगा आपको क्लियर होता है नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि सिक्स या सेवन जनरेशन के i3 प्रोसेसर लगे हुए हैं लेटेस्ट, तो पता ही नहीं सिक्स सेवन जनरेशन के i3 प्रोसेसर लगे हुए हैं। उससे पहले आते थे कोर टू डियो, ड्यूअल कोर, कोर टू डियो नाम से आते थे, याद करो। i3 वगैरह से भी पहले आते थे कोर टू डियो, ड्यूअल कोर वाले आते थे, बहुत पहले के लैपटॉप्स में लगते थे इंटेल वाले। तो कोई ऐसा तो नहीं वो वाले प्रोसेसर हैं। हाँ, पेंटियम के प्रोसेसर लग रहे हैं हमें तो। समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लिख लो इसको, प्रूफ को भी लिख लो।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, कोई बात नहीं। आप मैथ्स में पढ़ोगे, हमने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट पॉसिबल कोशिश करी है जितना हम कर सकते थे। अब अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आई एम रियली सॉरी टू से कि आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। हमने अपनी तरफ से बहुत आराम से सब कुछ लॉजिकली समझाने की कोशिश करी है। अब आपकी प्रोसेसिंग पावर कम है तो आपको थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, राइट। थोड़ा आपको घर पे रिवाइज करना पड़ेगा नोट्स को 4-5 बार, तब जाके समझ में आएगा। एक बार में चीज़ समझ में नहीं आएगी वो ऐसे। अब देखो इसका यूज़ क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, देखो डायरेक्ट कर सकते थे हम इतने सारे क्वेश्चन को। कैसे, देखो हमें पता है ना कि डायरेक्ट कैसे कर सकते थे क्वेश्चन की। अब हमें पता है कि जैसे एग्जांपल कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है, साइन ऑफ एक्स। तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते थे अब इस तरह के क्वेश्चन, कॉस ऑफ 3x + 5 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लो, कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 3x + 5/3। ये आंसर आ गया आपका। एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको पहले। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होता है, तो अगर एक्स की पावर 4 की जगह 2x + 7 की पावर 4 होता तो मैं क्या करूँ बताओ। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ जो कर ही रहे थे अपन इतनी देर से, पर अब अपन समझ सकते हैं कि इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कहाँ से आया, क्लियर हुआ, होल डिवाइडेड बाय 2। और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, देखो आपको याद है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता था। तो जरा मुझे बताओ इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 5 लिख देता हूँ, चलो 2x + 5 dx कितना होगा। सब्स्टिट्यूशन से करना है पर अब जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया है कि ये सब्स्टिट्यूशन का जनरल थीम तो आप पढ़ चुके हो। ये आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। 5 गायब कर दिया क्या हमने, कहाँ गायब करा। कौन से वाले में बोल रहे हो, ये इसमें बोलना चाह रहे हो, किसमें बोलना चाह रहे हो 5 गायब कर दिया हमने, कहीं गायब कर दिया क्या कहीं 5। कॉस वाले में सही करा है हमने, एक्स की पावर 4 वाले में हमने, हाँ ये 5 आएगा ना, ये 5 भूल गए हम, ये वाला 5 भी आएगा, ये वाला 5 जो है ना वो तो आएगा ही साथ में, 2 के साथ साथ 5 भी आएगा, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली आएगा, वो लिख नहीं पाए, वो 2 के साथ 5 आना ही चाहिए। सब्स्टिट्यूशन से भी करोगे तो भी यही आएगा। ये एग्जाम्पल्स इसलिए लिखना कि जब इसके बाद में रिवाइज करोगे ना तो सब ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी वैसे, कि हमने एक फॉर्मूले की लिस्ट में एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला कुछ नया तो था नहीं। आपको क्लियर हो रहा है कि वो फॉर्मूला आया यहीं से था, याद है। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन की बात करूं मैं तो कितना होता है, एक्स की पावर n+1, वो होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1।
प्लस सी। अब इसी की जगह अगर मान लो मैं ए एक्स प्लस बी लिख दूं, कितना हो जाएगा ये? ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और वन बाय से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये वन बाय आ जाएगा, प्लस सी। ठीक है, ये अपने एक फॉर्मूले की लिस्ट में भी लिखा था। तो वो सब कुछ आता यहीं से, बल्कि वो तो इन जनरल है। जैसे एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है, अब साइन ऑफ, जैसे आपको चलो मान लो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन है, ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है, तो ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसकी जगह अगर मान लो कभी आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी आ गया, तो आप क्या करोगे? छोड़ के आ जाओगे क्या इसको? नहीं, इसको आप क्या करोगे? इसको आप लिखोगे ई की पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टू एक्स माइनस फाइव, तो क्या आंसर आएगा हमारा? हमारा आंसर आएगा ई की पावर टू एक्स माइनस फाइव होल डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। ये हो गया। अब देखो, कुछ खतरनाक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ बिल्कुल खतरनाक वाले सब्स्टिट्यूशन होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल, सपोज किसी ने आपसे पूछा साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ पे अब वो है ना, यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल वगैरह कुछ नहीं लगता है, यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाला ही मेथड लगता है। ठीक है, तो देखो इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को यू बोल दें, तो पता है हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्यों हो जाएगा वो आपको समझाता हूँ। साइन एक्स को अगर मैं थोड़ी देर के लिए यू बोल देता हूँ, तो देखो उसको डिफरेंशिएट करो, डी यू कितना हो जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है? कॉस एक्स डी एक्स डी यू हो जाएगा। ये देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो अब आपको दिख रहा है कि कॉस एक्स डी एक्स सब्सटीट्यूट हो सकता है। तो अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को वापस लाते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स में मुझे ये बताओ, ये साइन एक्स कितना है? साइन एक्स है यू, और ये कॉस एक्स डी एक्स कितना है? कॉस एक्स डी एक्स है डी यू। अब ये इंटीग्रेट करना आता है आपको? कितना होता है यू का इंटीग्रेशन? यू स्क्वायर बाय टू प्लस सी। पर यू है कितना? यू कितना है? साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस सी। बात आ गई समझ में सबको? कहाँ डाउट आ गया ब्लू वाले में ऊपर? किसमें डाउट पूछ रहे हो आप? ब्लू वाले में अपॉन में कैसे आया? आप आज रिवाइज करना, क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास की जो वीडियोस है वो फिर से एक बार देखना। ठीक है, आप क्लास की वीडियो एक बार फिर से देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि वो वन बाय कैसे आया। दो तीन बार देख सकते हो, चार पांच बार देख सकते हो, कोई फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड करी है, वहाँ भी देख सकते हो, हर जगह मिल जाएगी आपको वीडियो। ठीक है। बिल्कुल, कॉस एक्स को भी ले सकते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, आपको मैं कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स अभी मैथ्स में इतना कंफर्टेबल फील कर नहीं रहे हैं ना, फिजिक्स का मैथमेटिकल पोर्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स अभी बेसिक मैथ्स के जो कंसेप्ट होते हैं वो वीक हैं।
इसलिए मैं क्या है, अगर थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल पे ले जाऊँ तो क्या होगा, बहुत से लोग हैं ना 50% लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं इसमें यहाँ पर क्या करा, मैंने केयरफुली साइनस को सब्सटीट्यूट करा है। हालांकि मेरे पास इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है, मैं इसको 3 तरह से सॉल्व कर सकता था इस क्वेश्चन को। साइनस की जगह मैं कॉस एक्स को भी यूज रख सकता था। कॉस एक्स को यूज रखने के बजाय पता है मेरे पास एक मेथड और है, पर अगर वो बता दूंगा ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैं दूसरा मेथड बताने की कोशिश करता हूँ, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर है, अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो समझ जाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, 50% लोग जिनको बेसिक मैथ्स ही अभी क्लियर नहीं है वो बहुत डाउट पूछते हैं। 50% लोग अभी ऐसे हैं जिनका मैथ्स अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, 10th के बाद प्रैक्टिस छूट गई है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने के बाद उनका मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। पर अभी जिनकी प्रैक्टिस छूटी हुई है उनको बहुत अलग सा मतलब डिस्कम्फर्ट सा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है इंटीग्रेशन वगैरह में, है ना, क्योंकि उनका बेसिक मैथ्स ही वीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं हुई उनकी अभी तक। ठीक है, देखो इसका दूसरा मेथड क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें मना मत करना कि साहब ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर दिया। अब बताओ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये ऊपर क्या आ जाएगा, sin 2x, और नीचे 1/2 तो बाहर आ जाएगा। sin 2x का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है, -cos 2x/2। समझ पा रहे हो कुछ, sin 2x का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है, -cos 2x/2। होता ही नहीं होता है। पता है कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा -cos 2x/4 + c। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ आपको कंफ्यूजन आएगा क्योंकि इसलिए मैं नहीं बता रहा था, आप बोलोगे सर ये जो आ रहा है फॉर्मूला ये तो अलग आ रहा है और ये फॉर्मूला अलग आ रहा है सर, दोनों आंसर अलग अलग कैसे हैं। तो इसके लिए आपको क्या होता है, मैथ्स की समझ होनी चाहिए। जिसको मैथ्स की समझ होगी तो समझ में आ जाएगा कि दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, दोनों अलग नहीं है, दिखने में अलग हैं पर देखो सेम कैसे हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, कितना होता था, 2 cos2 थीटा -1 1 -2 sin2 थीटा/4 + c, याद है कुछ, ये फॉर्मूला हुआ करता था। -1/4 प्लस देखो कितना हो जाएगा, +sin2x/2 + c। अब ये देखो, इसको मैं ऐसा लिख दूं, sin2x/2 + c-1/4, ये नया कांस्टेंट है और ये नया कांस्टेंट आपको उस क्वेश्चन में दिख रहा था, ये c प्राइम है जो आपको यहाँ दिख रहा था। ये c अलग अलग हो सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर एक बार में अलग अलग हो सकता है, वो एडजस्ट होता है यहाँ पर, समझ रहे हो, ये c एडजस्ट हुआ है यहाँ पर आंसर वही आया। हमारा कंसर्न क्या है, कांस्टेंट से नहीं है, ये जो कांस्टेंट है उससे नहीं, हमारा कंसर्न किससे है, इससे है। ये टर्म देखो sin2x/2 बिल्कुल वैसा ही आया है यहाँ पर अभी क्या है, मैं ज़्यादा एडवांस मैथ्स में ले जाऊंगा ना आपको तो अभी 50% जनता घबरा जाएगी एकदम से। ठीक है, उनको तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो नीचे ए कैसे आ गया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अभी ऐसा नहीं करते फिर अपन, इसलिए इसलिए आपको अभी एक ही मेथड बता रहा हूँ। वरना ऐसा है कि मैथ्स में तो हम इतने सारे मेथड बता दें इस क्वेश्चन के आपको, पर आपको अभी एक ही मेथड यूज़ करना है। किसका एलसीएम 4 आएगा भाई, क्या हो गया, ये भी मैथ्स में गड़बड़ गया अब आपके, किसका एलसीएम 4 लेना चाह रहे हो बताओ, ये एलसीएम थोड़ा ना लिया है मैंने। अरे यार क्या करूँ मैं बताओ, कैसे पढ़ाऊंगा मैं, मतलब जिन लोगों को मैथ्स का ही समझ नहीं है मैं कैसे पढ़ाऊँ बताओ। ये एलसीएम थोड़ा ना लिया है मैंने, दोनों को अलग अलग डिवाइड करा है यार। अब ऐसे करोगे तो फिर तो हो गया हमारा आईटी क्लियर एकदम से यार। थोड़ा तो देखो कोऑर्डिनेट आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब मैं कितना अंदर डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करूँ, ये सब चीज़ें थोड़ा ना किसी 11th क्लास वाले स्टूडेंट को एक्सप्लेन की जाती है। कि आपको एलसीएम लेता हुआ दिखा रहा है क्या, ये मतलब मैंने एलसीएम लिया है क्या, ये 1/4 अलग और ये 2 अब ये समझाऊंगा कि आपको 12th में कि 2/4 होता है 1/2, कम ऑन यार, है ना, ऐसा मत करा करो बिल्कुल। अब इतना डिटेल में देखो तो मुश्किल है ना समझाना, थोड़ा आपको तो प्रयत्न करना पड़ेगा अपनी तरफ से। छोड़ो, इसीलिए मैं ये अभी मेथड नहीं बता रहा था, अभी आप इस मेथड को भूल जाओ, आप कंफ्यूज मत हो, है ना, आप तो ये मेथड फॉलो करो जो मैंने बताई ना, बस ये मेथड फॉलो करो। बस अभी इतना ही करना है फॉलो, अभी इससे ज़्यादा मेथड फॉलो नहीं करनी है, 12th में पढ़ूंगे आप मैथ्स से, ठीक है, मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा 12th में।
चलो मैं कोशिश करता हूँ अपने एंड से जितने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट होते हैं, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होगी तो चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, है ना। देखो इसी तरह से क्वेश्चन मान लो इस टाइप से आया, log x बाय x dx। अब आप बार बार मुझसे ये पूछोगे सर कैसे समझ में आता है, क्या सब्सटीट्यूट करें, ये प्रैक्टिस से आता है। ये समझ में कैसे आता है, ये लॉजिक और प्रैक्टिस से आता है कि किसको सब्सटीट्यूट करने से उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लो ये क्वेश्चन आया आपको, तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं u को थोड़ी देर के लिए log x बोल दूं, log x को अगर मैं u बोल दूं तो फायदा हो जाएगा मेरे पास। क्यों हो जाएगा, देखो log x को u बोलने से क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन कितने इजीली कन्वर्ट हो गया। log x की जगह क्या लिखूं मैं, बताओ, log x की जगह लिख दूं u, और ये dx बाय x की जगह क्या लिखूंगा, dx बाय x की जगह du लिख दूंगा। बताओ जल्दी से इसका इंटीग्रेशन आता है, इसको इंटीग्रेट करना, यू स्क्वायर बाय 2 + c, और u कितना है, u है log ऑफ x। ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं नई मेथड, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी एक काम करना, लास्ट में हम ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे, जो पार्ट आपका रह गया उसके आप फोटो ले लेना। देखो एक हाथ क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको इसका, आपको आइडिया लग जाएगा फिर, है ना। अब आएगा कैसे, ही आपको बाय प्रैक्टिस आएगा, है ना। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी एनहेंस होगी, आज नहीं तो महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद, धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी, जब आप एफर्ट्स लगाओगे, है ना। आपको लगेगा कि रातों रात सब समझ में आ जाए, रातों रात आप आईआईटीएन बन जाओ, वैसा होता नहीं है ना। तो आपको थोड़ा सा रोज रोज कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे करके एक दिन आपके माइंड के जितने भी ये फ्रोजन पार्ट्स हैं वो वापस से रिजुवनेट होंगे, और आपको ये सब चीज़ें क्लियर होना शुरू होगी। देखो अब एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ आपको, x³ x⁴ +1 dx। ये भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मोटिव है कि x⁴ +1 को मैं अगर u बोल दूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। कैसे, 4x³ dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 = du। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको अगर मैं u बोलता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। अब देखो इसका मोटिव क्या था मेरा करने के पीछे, कि यहाँ पर x³ dx को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, कितना, du/4। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन पर आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ x³ / x⁴ +1 dx को, बताओ क्या लिखूं मैं। ऊपर है x³ dx कितना है, du/4, डिवाइडेड बाय x⁴ +1 को क्या लिख दूं, u। समझ में आ रहा है कुछ, u du का इंटीग्रेशन, 1/u du का इंटीग्रेशन, 1/u du का इंटीग्रेशन log u, और u कितना था, u कितना था, u था x⁴ +1। ये होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आया मजा, आगे समझ में। इसके इनफाइनाइट क्वेश्चंस होते हैं, कितने इनफाइनाइट पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं। इतने आसान से आसान और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्स्टिट्यूशन होते हैं, क्या बताऊं, मजा ही आ जाता है बिल्कुल।
एक्स क्यूब को राइट हैंड साइड में क्यों नहीं लिया? देखो मैं भी तो बता रहा हूँ, मैं एक लिमिट से ज़्यादा अब आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि मुझे चीज़ें बतानी है बहुत ज़्यादा, या तो मैं बहुत कम चीज़ें बता दूँ फिर चीज़ें अपन क्वांटिटी कट शॉर्ट कर दें चीज़ों की, है ना, हवा हवा में जो सरफेशियल लेवल पे चीज़ें होती है वो बता के ख़त्म कर दें फिर, क्योंकि जरा सा भी डिटेलिंग में मैं जाने की कोशिश करता हूँ आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर पाते हो फिर। नहीं तो बोल रहा हूँ एक्स क्यूब डी एक्स है ना ऊपर, देखो तो सही यार। अब ये 11th क्लास के स्टूडेंट हो, ये कितनी बार समझाऊंगा आपको मैं, ये देखो ना एक्स क्यूब डी एक्स है डी यू बाय फोर, और नीचे है एक्स की पावर फोर प्लस वन, एक्स की पावर फोर, अरे आंखें खोल के तो देखो यार, कैसे करूंगी इंजीनियरिंग ऐसे बताओ, एक्स की पावर फोर प्लस वन नीचे यू आ जाएगा, ऐसे तो हो गई इंजीनियरिंग हम लोगों की। यार देखो प्रॉब्लम आप समझो, जैसे आपने अभी मुझे रिप्लाई में फिर से मैसेज किया ये अच्छे से नहीं बता सकते, देखो आप मेरे एंड से प्रॉब्लम समझो क्या होता है। आपको बुरा मत मानना, आप मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसा समझते हो कि सर बताना नहीं चाह रहे होंगे, राइट। प्रॉब्लम मेरे एंड से ये समझो कि ये 10th क्लास नहीं है, ये 11th क्लास है, इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। कंसेप्ट इतने ज़्यादा है कि अगर मैं एक एक चीज़ इतनी इतनी बारीक चीज़ बताने लग गया ना, तो फिर पता है मैं क्या करूँगा, जेई लेवल तक आपको लेके ही नहीं जाऊँगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता के छोड़ दूंगा, क्योंकि टाइम ही नहीं बच पाएगा इतना बताने के लिए। आप सोचो इतने सारे कंसेप्ट बताने हैं अभी, अभी वेक्टर्स बताना है, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स में इतनी हैवी चीज़ें करनी है। आप ये डिसाइड कर लो कि हम आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर बहुत बेसिक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, 11th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं सारी चीज़ इतने डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ना, जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं है डिटेल में एक्सप्लेन करने की, क्योंकि दिखता है ये किसी भी स्टूडेंट को, अगर ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के नंबर कट शॉर्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के नंबर मतलब अच्छे क्वेश्चंस के नंबर कट शॉर्ट करने पड़ेंगे। मैं फ्रैंकली बोलने वाला पर्सन हूँ, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चंस के नंबर मैं कट शॉर्ट कर दूंगा तो उससे पता क्या होगा, आपको अच्छा तो लगेगा कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है, पर 2 साल बाद जिस दिन आप जेई का एग्जाम दोगे ना, उस दिन आपको रिग्रेट होगा। अगर आप उस टाइप की टीचिंग चाहते हो मेरे से तो वो अलग बात है फिर। अगर आप चाहते हो कि उस टाइप की टीचिंग, नहीं नहीं ये फास्ट नहीं है, ये फास्ट नहीं है, आपकी स्पीड कम है। आप इसको रियलाइज करो, अभी तो ये फास्ट कुछ है ही नहीं, आपकी स्पीड कम है, और ये धीरे धीरे आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपको भी डर लग रहा होगा, एक आध 2 महीने में आपका लॉजिक इतना स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा कि आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी, पर आप मेहनत ही नहीं करोगे। आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हम ऐसा किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहे हैं ना, जैसा आप सोच रहे हो, आपको बुरा बोलना चाह रहे हैं। देखो क्या होता है, एक तो होता है कि मैं आपको झूठ बोल बोल के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूं, मेरे को वो नहीं आता। सिंपल बात है, मैं आपको झूठ बोल बोल के पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला वो वैसा काम नहीं करता, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, पूरे मन से बताता हूँ, सारे कंसेप्ट बताता हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक बताता हूँ। अब उसके बाद अगर किसी का लॉजिक वीक है, देखो मैंने बिल्कुल लॉजिकल फ्रंट पे बात करी, जितनी बात करी स्टार्टिंग से एंड तक, किसी का लॉजिक अगर वीक है, किसी की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी वीक है, तो एनहेंस तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप सारी चीज़ें अगर सोचोगे कि सर ही सब हेल्प कर दें, अब जैसे बताओ बार बार मैं आपको वही बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर में एक्स की पावर थ्री डी एक्स, उसको डी यू बाय फोर रख दो, तो रख दिया उसको मैंने डी यू बाय फोर। और थोड़ा तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा ना यार। आप चाहते हो बिल्कुल बेसिक से बताना तो ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक और बेसिक कर देता हूँ चीज़ों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, अभी अच्छा लगेगा 2 साल तक, 2 साल के बाद जिस दिन एक ही दिन आपको रियलाइज होगा कि सर ने बहुत बेसिक बताया क्लास में, कब, जिस दिन आप जेई का पेपर दोगे, ठीक है। और क्या होता है कि वही लेवल पे अगर मैं आपको रखूंगा, वही लेवल पे वही लेवल पे अगर मैं आपको सोचो ना, अगर वही लेवल पे रख दूंगा तो फिर एडमिशन लेने का मतलब ही क्या रहा। अगर मैं एडमिशन आपने लिया है और मैं आपको खुश रखने के लिए आपको उसी लेवल पे रख दूं, है ना, तो फिर आपके एडमिशन लेने का मतलब क्या था। आपको अगर आपका लेवल ही मैं इंक्रीज नहीं कर पाऊँ, देखो लेवल कब इंक्रीज होगा, जब मैं आपको आपके लेवल से थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ दूँ, धीरे धीरे आपका लेवल तभी तो इंक्रीज होगा। आपको हो सकता है अभी कंफर्टेबल ना लगे, पर धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, तो ही तो मजा है इसका। अब आप समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर इसमें क्या मजा आएगा बताओ। अब आप सोचोगे सर बहुत टफ है, हमें नहीं आ रहा समझ में, तो दो चीजें हैं, या तो मैं चीज़ों को ईज़ी कर दूंगा, बिल्कुल कर देते हैं चीज़ों को ईज़ी, फिर बाद में मत बोलना 2 साल बाद कि अरे सर हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं आपने इस क्लास में, हमें तो सब अच्छा लग रहा था, सब समझ में भी आ रहा था, है ना, हमें तो सब समझ में भी आ रहा था। पर देखो इसी को कंटेंट बोलते हैं। आप एक चीज़ समझना, आप डिफरेंस समझना, ऐसे क्या होता है, आप नेट पे बहुत सारी वीडियो सर्च कर लेना, आपको फिजिक्स के हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे नेट पर, राइट।
आप नेट पर सर्च करना, आपको फिजिक्स के डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। पर उसमें देखना चीज़ें फिर कितने सरफेशियल लेवल पे चलती है। हमने आपको चेन रूल बताया इतने डिटेल में, इसको बोलते हैं कंटेंट। हमने आपको चेन रूल बताया पूरे लॉजिकली कि क्यों लगाते हैं चेन रूल। किसी भी आप नेट के वीडियो में देख लेना, डायरेक्ट वो चेन रूल ऐसा बता देंगे, बाहर से अंदर तक डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। ठीक है? तो रीज़न है, तभी बच्चों को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अरे हाँ, चीज़ें ईज़ी है ना, समझ में आ रही है। जहाँ हम चीज़ थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट कर देते हैं, तो यार क्या होता है कि आधे बच्चे हार मान जाते हैं और उनको लगता है कि अरे यार, अब क्या है कि टीचर तो समझा रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। गलती टीचर की नहीं है इसमें किसी, गलती आपकी है कि आप एफ़र्ट नहीं लगा रहे हो। तो आपको थोड़ा एफ़र्ट लगाना शुरू करना पड़ेगा। देखो, बार-बार ऐसे छोटे-छोटे डाउट मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ। आप समझना कि मेरे को क्या है, मेरे को वैसे ही पसंद नहीं आता कि बहुत बारीक-बारीक चीज़ें बताना, छोटी-छोटी, खराब-खराब चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ इंटीग्रेशन के बड़े-बड़े एप्लीकेशन बताऊँ और यहाँ छोटी-छोटी चीज़ें पूछने लग जाते हैं सब लोग मुझसे। तो मुझे ही थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है कि यार अब ये छोटी-छोटी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अपन बड़ी-बड़ी चीज़ों की बात कैसे करेंगे फिर? तो थोड़ा आप लोगों को एफर्ट लगाने पड़ेंगे। क्लास में जितनी चीज़ें पढ़ाई है डेली बेसिस पर नोट्स का रिवीजन होना चाहिए। जैसे अब अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि डिफरेंशिएशन भूल जाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि पुराना टॉपिक भूल जाओ। रिवाइज़ आपको पूरा करना है। जब आपकी कनेक्टिविटी डेवलप हुई ना स्टार्टिंग से एंड तक, तब जाके सिलेक्शन होगा। और इसलिए देखो रेशियो कितना होता है, 10 लाख बच्चे बैठेंगे, 5,000 और 4,000 ही मान लो अच्छी सीट तो। 10 लाख में से 4,000 अच्छी सीट्स है ना, 10 लाख, 12 लाख तो बैठते हैं वैसे ही मेंस में। 12 लाख में से मेंस में से हटा के 2 लाख बचते हैं। 2 लाख में से भी 4,000 हैं ठीक-ठाक सीट्स है ना, उसके बाद तो खराब ही सीट्स मिलेगी। अब आप ये हिसाब लगा लो, आपके हिसाब से 12 लाख में से 4,000 का हिसाब कितना बैठता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकाल दो। तो क्या गड़बड़ हो गई? बाकी बच्चों के साथ क्या गड़बड़ हो गई? क्या उन्होंने प्रिपेयर नहीं करा? कहाँ गड़बड़ होती है? गड़बड़ यहीं होती है। वो अपने कम्फर्ट ज़ोन में रह जाते हैं। कम्फर्ट ज़ोन में रहने का मतलब उनको चाहिए ईज़ी चीज़। उनको चाहिए ऐसी चीज़ जो उनके समझ में आए। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब आप उसी लेवल पे रहोगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा? हम आपको इतनी सारी नई-नई चीज़ें क्यों बताना चाह रहे हैं? हम थोड़ी स्पीड बढ़ा के आपको नई-नई चीज़ें इसलिए बताना चाहते हैं कि आपको नई-नई चीज़ें पता चले। आपका लॉजिक जो कल आपकी समझ थी उससे ज़्यादा समझ आज बढ़े और आज जो समझ है उससे ज़्यादा समझ कल आपकी और बढ़ेगी। ऐसा प्रोग्रेसिव वे में आपकी लॉजिक में इंक्रीमेंट होता रहेगा, पर उसमें आपका सपोर्ट तो ज़रूरी है ना। देखो, हमने कोई चीज़ बताई, उसके बाद अगर आप उसको कितना अच्छे से समझ पा रहे हो, कितना अच्छे से रिवाइज़ कर पा रहे हो, ये तो एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये आपको याद है हमने एक फ़ॉर्मूला लिखवाया था इंटीग्रेशन ऑफ कॉट-एक्स में। अब देखो इस तरह के इंटीग्रेशन आते कहाँ से हैं? जैसे अब ये कॉट-एक्स का फ़ॉर्मूला है। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था कॉट-एक्स का फ़ॉर्मूला। अब इस तरह के देखो इंटीग्रेशन आते कहाँ से हैं? ये आते यहाँ से हैं, आप इसको ऐसे समझो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। आराम-आराम से देखते हैं अपन, ठीक है? कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन में मैं अगर साइन एक्स को यू लिख दूँ, साइन एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए यू मान लेता हूँ। हमने क्या करा, साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए यू मान लिया। इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें भी मैं एक-एक स्टेप करके बता देता हूँ। देखो यू इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है? साइन एक्स अगर यू है तो यू इक्वल टू साइन एक्स लिख सकता हूँ। डी यू बाई डी एक्स निकालो, डी यू बाई डी एक्स कितना होगा? कॉस एक्स, है ना? ये हो जाएगा कॉस एक्स। फिर अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो जो डिनोमिनेटर था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है, ये कॉस एक्स डी एक्स है डी यू के इक्वल, है ना? इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2 और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 है और ये नीचे इक्वेशन 2 है। अब अपन आते हैं वापस अपने इंटीग्रेशन पर। ये इंटीग्रेशन करना था अपने को कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है आपको? इसको इक्वेशन 2 से देखो क्या होगा, ये डी यू के इक्वल होगा, तो डी यू लिख दो इसकी जगह। नीचे साइन एक्स दिख रहा है, साइन एक्स क्या है, इक्वेशन 1 देखो, साइन एक्स है यू के इक्वल, तो यू लिख दो, है ना? तो इसको इंटीग्रेट कर दो। अब ये फॉर्मूला आपको याद है, अपनी लिस्ट में लिखवाया था अपन ने ये फॉर्मूला। क्या लिखवाया था अपन लिस्ट में, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई यू का लॉग यू। तो इसको लिख दूँ मैं लॉग मॉड ऑफ यू प्लस सी। फिर आप याद करो कि यू कितना है, ये फॉर्मूला था अपना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, ठीक है? इसके बाद आप याद करो यू कितना है, यू कितना है, यू है साइन एक्स। ये दिख रहा है यू इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू यू, तो यू इज साइन एक्स।
अब ये हम लोगों ने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में लिखवाया था। अब इसमें एक और चीज़ लिखवाई थी मैंने, ये माइनस लॉग कॉसेक एक्स भी आता है। अब ये क्यों आता है? ये जब आप मैथ्स में लॉग पढ़ोगे ना, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता चलेगी, तब जाके आपको ये क्लियर होगा कि ये ऐसा भी क्यों लिख सकते हैं। मैंने लिखवाया ना, दो फॉर्मूले लिखवाए थे, या तो ये या फिर ये फॉर्मूला। अभी मैंने आपको ये डिराइव करा ना, अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब आप मैथ्स में पढ़ोगे आपको क्लियर होगा कि इस लॉग को कन्वर्ट करके इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। वही बोल रहा हूँ, पता कैसे चलेगा? ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है, सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस से ही आता है। आपके 12th में मैथ्स में जब पढ़ोगे आपके टीचर भी ये बोलेंगे कि ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है मैथ्स में कि आपको सब्स्टिट्यूट किसको करना है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सब्स्टिट्यूशन होंगे 12th के मैथ्स में तो, और वो प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ठीक है, कोई ऐसा टर्म लो जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इक्वेशन में प्रेजेंट हो। कोई ऐसा टर्म लो जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इक्वेशन में प्रेजेंट हो, जिसके कारण हमें सब्स्टिट्यूट करना ईजी हो जाए। चलो थोड़ी देर और पढ़ते हैं, अभी अभी जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ और थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं। देखो, एफर्ट लगाओ, लगेंगे एफर्ट्स, ऐसा नहीं है थक नहीं गए हो आप लोग, अभी बहुत एनर्जी है आप लोगों में भी। इतनी डरल कैसे हो गए? मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ, इतनी सारी बैचेस ले रहा हूँ, अभी शाम तक आ गया, मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है, आप पता नहीं कैसे थक जाते हो। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो ये मैं करके बताऊंगा। अब हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो, कोई यूनिक मेथड नहीं है। इसमें आपका विजन बहुत ब्रॉड होना चाहिए, किसी क्वेश्चन का कोई यूनिक मेथड नहीं है। इसमें सब्स्टिट्यूशन लग ही नहीं रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लग ही नहीं रहा है, इसके लिए मुझे कुछ और मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे मैथ्स के। कोई यूनिक मेथड नहीं होता इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस का। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में मैं फिर से बता दूं, 12th में भी कोई यूनिक मेथड नहीं होगा। हजारों क्वेश्चन होंगे, हजारों अलग अलग तरीके होंगे, इतना इजी नहीं है वो। ठीक है, इसमें हम पता क्या करेंगे, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, पर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता। कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो दिमाग में लगना चाहिए यार कि कहीं ना कहीं अपन साइन स्क्वायर एक्स को कॉस टू एक्स में कन्वर्ट कर दें तो अपना काम आसान हो जाएगा। यहाँ से एक थॉट प्रोसेस आया अपने माइंड में, यार ये साइन स्क्वायर एक्स को किसी तरह से कॉस टू एक्स में कन्वर्ट कर दें तो अपने काम हो जाएंगे क्वेश्चन के। तो देखो कॉस टू एक्स कितना होता था, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से बताओ साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा। अब अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 - cos 2x/2 dx। साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने कुछ नहीं करा है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसलिए बोला था, फॉर्मूले याद होने चाहिए अपने को। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। अब बताओ इसको क्या करूं मैं, 1/2 - cos
2x/2 dx लिख दूँ, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे बताओ। 1/2 dx का इंटीग्रेशन अलग, आज ही अपन ने सीखा था ये सब कुछ तो। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x/2 dx अलग। अब देखो 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आता है, 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आता है ना। पुरानी सारी चीजें लगती जा रही है, नई चीजों में पुरानी सब चीजें लगती जाएगी। dx का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन बता सकते हो, sin 2x/2। सोचो कैसे, आज ही अपन ने पढ़ाया था, है ना। ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x/4, और सी तो लगाना ही था अपने को आखिरी में। ये आएगा इसका इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में इतना यूज करेंगे, मैं क्या बताऊं। मतलब साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स तो कॉमन इंटीग्रेशन है, बार बार यूज होगा। इसलिए मैं बार बार देखो आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ो। क्योंकि 11th क्लास का स्टूडेंट यही गलती करता है, वो क्या सोचता है, उसको चीजें लगती है डिफिकल्ट, और 12th में आने के बाद वो देखता है कि उसका पूरा 11th तो इसी कारण छूट गया क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं करी समझने की चीज़ों को। वो ही सोचता है कि 11th डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आप कोशिश करोगे 12th में जाकर आपको लगेगा कि 11th कितना ईजी था। और जिन लोगों ने 11th मिस कर दिया वो 12th में रिग्रेट करते हैं, वो सोचते हैं 12th में आके हम 11 12 दोनों पढ़ लेंगे। कभी नहीं होता ऐसा। नेशनल लेवल की एग्जाम है, हजारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी लोग तो अभी 11th क्लास में 11th भी करके बैठे होंगे पूरा। हमारा कंपटीशन उन लोगों के साथ है। तो अगर आप सोचो कि आप 11th में थक जाएं और 12th में पूरा पढ़ लें 2 साल का, कभी नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 11th में हम कर लेंगे धीरे धीरे और 12th में आके हम एकदम से सुपरमैन बन जाएंगे। कोई सुपरमैन नहीं है यहाँ पर, ना आप हो सुपरमैन ना मैं हूँ सुपरमैन। सब नॉर्मल ह्यूमंस हैं। 12th में आके आपके अंदर कोई एक्सेप्शनल एबिलिटीज नहीं आएगी, जो आएगी वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ्रॉम 11th क्लास ही आएगी। और वो डेली बेसिस पर आएगी, 365 दिन मेहनत करने के बाद। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। रोज मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा, और रोज आपको पहले से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वीकनेस वीकनेस सब है ना, मेरी क्लास में नहीं चलती कुछ भी कि थक जाएंगे, ये हो रहा है ना वो हो रहा है। ठीक है, जाने वाले बच्चे देखो चले भी गए। आपको पता है अभी क्लास जब से स्टार्ट हुई और तब से अब तक 8 बजे के बाद से 16 बच्चे चले गए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हो सकता है नेट खत्म हो गया या कुछ हो गया चले गए, बट जो जेन्युइनली नेट खत्म होने के गए वो ठीक है, पर जो हार मान चुके हैं वो अभी से हार चुके हैं। ध्यान रखना, जो हार मान चुके हैं वो अभी से हार चुके हैं। 12 लाख लोगों की रेस है 4,000 सीटों के लिए, है ना। सभी सेम स्पीड से दौड़ेंगे ना अगर, समझ रहे हो। 12 लाख विनर हो नहीं सकते ना, सिर्फ 4,000 विनर हो सकते हैं। क्या डिफरेंस आता है, जो आखिरी तक टिका रहता है। जो आखिरी तक टिका रहेगा ना, सीट उसी को मिलती है फिर। चलो आपके लिए एक होमवर्क और रहेगा, वैसे ही cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करके देख लेना। ये अब आपको ही करना है, मैं हेल्प नहीं करूंगा। दिख ही रहा है वैसे तो मुझे। cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना। अपन ने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स में कितना लिखा था, cos का साइन लिखा था ना, अपन कर ही लेते हैं पूरा। देखो मैं करके बता देता हूँ कितना होगा ये हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे बताओ। cos 2x टू cos स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूँ ऐसा। अब बताओ यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2।
जरा सा ही डिफरेंस है, देखना माइन्यूट सा डिफरेंस है लास्ट वाले इसमें और इसमें, जरा सा डिफरेंस आया। अब सब्सटीट्यूट करो क्वेश्चन में, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 डी एक्स, 1/2 डी एक्स प्लस कॉस 2x बाय 2 डी एक्स, x/2, समझते जाना अब कैसे आ रहा है, साइन 2x/4 प्लस सी। डिफरेंस देख रहे हो कितना सटल डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये माइनस था, यहाँ पे आ रहा है प्लस, बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, थोड़ा सा आपका लॉजिक और वाइडन अप होगा, मजा आएगा आपको देखकर। पता नहीं आएगा भी मजा कि नहीं आएगा, पर मैं तो बता देता हूँ क्योंकि यहाँ तक बात पहुंची गई है, तो आगे बता दूँ। 1 + 2 का आप ऐड करोगे तो पता है क्या होगा। चलो अगर मैं आपसे पूछता इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होगा, तो मुझे बता सकता है कितना होगा ये। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये आना चाहिए एक्स प्लस सी। हाँ बोल दो बस, एक्स प्लस सी आना चाहिए। कांस्टेंट से भी हमारा मतलब नहीं है, बस एक्स आना चाहिए, है ना, सी तो कांस्टेंट है उसको तो भूल जाओ, सी का कोई मतलब नहीं है अपने लिए, एक्स आना चाहिए। जरा इन दोनों को ऐड करो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करो, आपको x/2 और x/2 का सम एक्स और ये कैंसिल होता हुआ दिखेगा, सेम रिजल्ट पर आ रहे हो आप। काफी सारी चीजें हैं मैथ्स में एक्सप्लोर करने के लिए, देख रहे हो आप मैथ्स कितना वाइड है। जितना फिजिक्स वाइड टॉपिक है ना, उससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग, कहीं गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग और उससे कहीं गुना ज्यादा डेप्थ वाला टॉपिक है मैथ्स। देख रहे हो कितना डेप्थ वाला टॉपिक हो जाएगा मैथ्स, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैथ्स बहुत जरूरी होता है। मैथ्स बहुत जरूरी होता है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना मैथ्स के इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकती। इतना बढ़िया सब्जेक्ट है और इतना काम का सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी आता ही है काम, और मैथ्स तो खैर इसलिए पढ़ते ही हो आप, है ना। चलो अब मैं आते हैं, अब हम लोग आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पर। अभी तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल देखा, अब डेफिनेट इंटीग्रल में देखो क्या होता है, आपको लिमिट रखनी पड़ती है, मैं सिखाऊंगा। पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, फिर मैं सिखाऊंगा लिमिट कैसे रखते हैं। जैसे मान लो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल करा, इनडेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट आया g(x + c), राइट। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल करना है, डेफिनेट इंटीग्रल में बस डिफरेंस क्या होता है, लिमिट लगानी पड़ती है। लिमिट मतलब x = x1 से लेकर x = x2 तक। ये पता है क्या होता है, जो आपका आंसर आया है ना, इस आंसर में आप अपर लिमिट रखो। अपर लिमिट रखने का मतलब x की जगह x2 रख दो, माइनस लोअर लिमिट रखो। क्वेश्चन करूंगा तभी क्लियर होगा, चिंता मत करना, अभी पहले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा फिर लिखूंगा ये पूरा। माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो आपको पता है क्या मिलेगा, g(x2 - g(x1)। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का मेथड, ये तरीका होता है डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मैं पूरा लिखवाऊंगा एक साथ, ठीक है। पहले पूरे ऐसा एक एग्जांपल देखो। आपको करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान रहे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल देखते से क्लियर हो जाएगा। देखो अब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं आएगा इसमें, क्यों नहीं आएगा वो देखना, वो कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, माइनस करोगे तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx करना है, 1 से लेकर मान लो 3 तक का, ये लिमिट लगाई है मैंने, तो देखो क्या होगा। मुझे बताओ x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x³/3। अब कांस्टेंट नहीं लिखना है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान रहे ये मॉड्यूलस नहीं है, ये तरीका होता है लिखने का मैथ्स में। यहाँ एक लाइन बनाते हैं, लाइन बना के लिखने का मतलब है कि अब हमें लिमिट रखनी है। लिमिट क्या रखनी है, x = 1 से x = 3 लिमिट रखनी है। लिमिट कैसे रखेंगे हम, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात समझ में आ रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से मतलब क्या है हमारा, पहले आप इंटीग्रेट कर लो,
पहले आप इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद आप उसके ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे इस पे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और पहले एक ये एक्सप्रेशन लिख लो और एक क्वेश्चन लिख लो एग्जाम्पल में, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ आपको। सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है x² माइनस 2x प्लस 3, और इसमें लिमिट लगानी है मुझे x इक्वल टू 0 से सपोज x इक्वल टू 2 तक। तो पहले क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। x² का x³ बाई 3 माइनस ये हो जाएगा x² बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन x²बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर देना, और 3 का 3x हो जाएगा। अब देखो लिमिट कैसे लगाते हैं, मैंने आपको सिखाया। लिमिट लगाने के लिए मैथ्स में ही साइन बनाते हैं, ये साइन बनाते हैं अपन। और ये साइन बनाने के बाद अपन क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट 2। अब बताओ क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन में पहले अपर लिमिट रख दो। अपर लिमिट मतलब पहले हर जगह पर x की जगह 2 रख दो। जहां जहां x है इस इक्वेशन में वहां वहां 2 रख दो। और फिर लोअर लिमिट जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो। क्योंकि ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि 0 आ रहा है ना, ये 0 आ रहा है। तो आपको ये सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा ये, 8 - 12 प्लस 18, 14/3 हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना। हाँ 3 कांस्टेंट है ना, तो 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा ना। अरे 3 कांस्टेंट है तो 3 का इंटीग्रेशन 3x नहीं होगा, अरे यार सब भूल जाओ पुराना तो। पूरा समझाने के बाद आखिरी में आप आके शुरू का पॉइंट पूछ लेते हो। तो ये बताओ कैसे काम चलाऊं मैं। बता देता हूँ, नहीं तो फिर लोग क्या बुरा मान जाते हैं। कुछ बोल दो किसी को तो आजकल क्या है, जमाना बड़ा खराब है। लोग ऐसे बुरा मान जाते हैं, वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं फिर, है ना। वो मुंह फुल जाते हैं लोगों के, मुंह फुला के बैठ जाते हैं लोग, देखो फिर। ये लो, ये इंटीग्रेशन देखो। आजकल क्या है, ऐसा ही होता है स्टूडेंट लाइफ में, है ना। कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ बोल दे तो क्या होता है, स्टूडेंट मुंह फुला के बैठ जाते हैं, है ना। दुश्मनी कर लेते हैं एकदम से, कि मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। वैसा काम हो जाता है, करना ही नहीं ऐसा काम अपने को। ये लो, ठीक है। याद आया कुछ। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 5 का 5x। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं इस पे, एक दर्जन भर के क्वेश्चन, बाल्टी भर के क्वेश्चन करवाए इसके ऊपर मैंने आपको। और देखो कहाँ करवाया मैंने इसके ऊपर आपको क्वेश्चन। आगे आकर वो फॉर्मेट कंटिन्यू किया था मैंने। ये देखो, ये फॉर्मेट यहाँ आया था, ये फॉर्मेट यहाँ आया था। कब से चल रहा है ये फॉर्मेट। ये देखो ये फॉर्मेट, ये 4 का इंटीग्रेशन देखो 4x, ये 4 का इंटीग्रेशन 4x किया था मैंने।
और कहाँ किया था मैंने, आगे भी कई जगहों पर ही ऐसा कुछ मेथड आया था, वहां पे मैंने ये रूल फॉलो किया था। अब तक तो आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। फिर हुआ कुछ क्लियर? सब्स्टिट्यूशन क्या करना है मतलब? सब्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा हूँ मैं? डेफिनेट क्लियर हो रहा है? पहले इंटीग्रेट कर लो, पहले इंटीग्रेट कर लो, फिर अपर लिमिट रख दो, जो आया वैल्यू एक्सप्रेशन जो आएगा ना इंटीग्रेशन का, उसमें अपर लिमिट रख दो, माइनस लोअर लिमिट रख दो, बस। सिंपल सी बात है। ये तो लिखवा दिया था ना मैंने आपको अभी, ये तो पूरा लिख दिया था हमने, ये लिखना था, ये नोट कर लो। अच्छा, अब आगे की स्टोरी देख लो। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन जिसका मिस हो गया था, जिसको फोटो लेनी थी स्टार्टिंग की, आज हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था? आज हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से किया था, शायद आपका स्टार्टिंग मिस हो गया था, राइट? यहाँ से स्टार्ट किया था। और अच्छा, मेन बात बाकी लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं। अब अपन नेक्स्ट टर्न पर क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे अपना 15 मिनट्स का काम और बचा है। एक मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल बताना है, एक रूल है अभी तो मुझे बताना है आपको, मैंने आज बताया नहीं है ना, नहीं तो हैवी हो जाता वो फिर। हैवी है थोड़ा सा रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नाम है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताना है। एक दो क्वेश्चंस और करवाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल के। इनडेफिनेट जैसा ही है, कुछ नया नहीं करना है, बस लिमिट रखनी है। दो तीन क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सैटरडे के दिन वेक्टर्स। क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर्स। मतलब कल आप इसका बिगनर बॉक्स पूरा कर सकते हो इंटीग्रेशन का। कल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, कल आप बिगनर बॉक्स पूरा सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन का। कब? जब हम ये कल इंटीग्रेशन कंप्लीट भी कर लेंगे, कल वेक्टर भी स्टार्ट कर देंगे। पर आपके लिए आज एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आपके पास मॉड्यूल भी है, आपके पास एचसीवी भी है। आपको क्या करना है, आपको एचसीवी से वेक्टर्स वाला जो टॉपिक है उसकी एक बार रीडिंग लेनी है। एचसीवी से लेना है, एचसीवी से ले लो। मॉड्यूल से लेना है, मॉड्यूल से ले लो। एक बार रीडिंग लेके आनी है। बिना रीडिंग लिए आओगे तो काम नहीं चलेगा, रीडिंग लेकर आना है आपको। ठीक है? चलो, यहाँ तक है, शायद आपके स्नैपशॉट मिसिंग थे, वो ले लो। ठीक है, चलो फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।